ग्रीटिंग्स फॉर द डे। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुरेश वर्मा आपके लिए आपका पाठ नंबर 18 कदम का पेड़ का भाग नंबर 2 लेके प्रस्तुत हूँ। बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि इस पाठ में इस पाठ नहीं, हम इसको कह सकते कविता कहेंगे। इस कविता में ये जो कदम का पेड़ कविता आपकी थी, इसमें हमने क्या पढ़ा था और ये किसके द्वारा रचित थी, ये बताएंगे आप पहले। बिल्कुल, ये आपकी जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा रचित थी। ठीक है, अब इस कविता में हमारा एक बाल मनोचित्रण कराया गया है। बाल मन के जो बावलापन होता है, जो नटखटपन होता है, जो शरारतीपन होता है या इच्छाएं ऐसी होती हैं, उनका चरित्र चित्रण कराया गया है। बिल्कुल जीवांत चरित्रण कराया गया है। इसको हम इसमें जानेंगे और समझेंगे। देखिए, ये हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से एक बालक अपनी माँ से हट करता है कि एक पेड़, ये जो कदम का पेड़ है, ये एक यमुना नदी के किनारे होता और मैं उस पर खेलता कूदता और कृष्ण जी की तरह अटखेलियाँ करता। ये एक उसकी मतलब मनोधारणा थी, एक इच्छा थी, उसकी प्रबल इच्छा थी। ठीक है, और साथ ही साथ में वह बंसी बजाने की धुन में जो है माँ को पुकारता, माँ को परेशान करता, माँ को खेलता देखता, इधर उधर उनको परेशान करता। ये सारी चीज़ें जो हैं हमने इस पाठ में पढ़ी थी। देखिए किस प्रकार से हमने आपको समझाया था कि माँ गुस्सा होती फिर और उसे डांटती, फिर नीचे बुलाती, नहीं उतरता तो हंसकर कहती कि मुन्ना राजा नीचे आ जाओ। ये सब चीज़ें जो हैं एक बच्चे की मनोवैज्ञानिक चीज़ें हैं जो कि उसके दिमाग में उसके उपजती हैं और वो सोचता है कि ऐसा हो तो ऐसा होगा और ऐसा होता तो वैसा होता। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने इसको बड़े ही रोचक ढंग में और एकांकिक रूप में लिखा है, जो कि हमें बड़ा लुभाता है और हमें एक हास्यप्रद के साथ साथ एक लीला, बच्चों की लीला जो होती है या कृष्ण लीला के बारे में थोड़ा सा ज्ञान अर्जित कराता है। देखिए, ये पाठ जो है कविता हमने पढ़ी थी और फिर हमने इसको शब्दार्थ आपको समझाए थे कि कदम का पेड़ जो है, उसमें कदम का मतलब क्या है। जो कदम एक पेड़ होता है जिसमें गेंद की तरह गोल गोल फूल लगते हैं। फिर तीरे शब्द आया था, उसको हमने बताया था निकट या तट या किनारे। बंसी यानी बांसुरी, फ्लूट जिसे हम कहते हैं। स्वर यानी आवाज़, चकित यानी हैरान होना, व्याकुल यानी बेचैन होना और हृदय यानी दिल, विकल यानी बेचैन रेस्टलेस होना, विनती यानी प्रार्थना। उसके बाद हमने आपको एक्सरसाइज करने के लिए कहा था। मौखिक एक्सरसाइजेस थी जिसमें प्रश्न थे, बालक किसकी तरह बनने की बात कर रहा है, कदम का पेड़ कहाँ पर होता है, बालक कदम के पेड़ पर बैठकर क्या करता है, बालक कैसे माँ को बुलाता, माँ को आता देख बालक कहाँ छिपने की बात कर रहा है। फिर उसके बाद लिखित प्रश्न है, उसके बाद सही उत्तर का विकल्प है, उसको चयनित करना है आपको। फिर देखिए, आपका आता है पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करना था, जो कि आपने किया होगा और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखा होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे भाषा की तरफ। भाषा, देखिए समान तुक वाले शब्द, यहाँ लिखा है समान तुक वाले शब्द। देखिए समान तुक होता क्या है। समान तुक होता है एक जैसे तुकांत वाले शब्द। ठीक है, एक ही जैसे तुकांत वाले शब्द। एक जैसे, जिसमें अंत में जो है एक ही जैसा सुनने में लगता है। जैसे तीरे यहाँ पर दिया हुआ है, आता दिया हुआ है, पाती दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है हमारे पास कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे शब्द होते हैं जो कि एक ही स्वर में आता, पाता, जाता, खाता, पाती, जाती। ठीक है, आजा, माजा, राजा। ठीक है, नीचे, ऊंचे, जिसमें आखिरी के जो शब्द होते हैं वो एक जैसे प्रतीत होते हैं, सुनने में आते हैं। कविता से छांटकर कोई 5 संज्ञा शब्द लिखने हैं। अब संज्ञा हमने पिछले वाले भाग में पढ़ाया था आपको। संज्ञा एक्चुअली होती क्या है। संज्ञा किसी व्यक्ति, जगह या विशेष के बारे में बोध कराती हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो ठीक है,
उसके साथ ये 5 शब्द आपको लिख देने हैं इस कविता से छांट के। फिर नीचे दिए गए शब्दों, जो नीचे दिए गए शब्द हैं उनको शुद्ध करके लिखना है। देखिए शुद्ध अशुद्ध हमने पढ़ाया था और आपको समझाया था। कविता, आकाश, आयु, बीमारी, ऐसा, तिथि, शुरू, पंख, ये कुछ शब्द हैं जिनको आपको सही उच्चारण करते हुए सही तरीके से इनको त्रुटिहीन करके लिखना है, मतलब इनको शुद्ध करके लिखना है। अब देखिए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर दोबारा लिखो। देखिए हमने विराम चिन्ह आपको बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ाया था। अब विराम चिन्ह क्या हैं, इनके कितने प्रकार हैं, ये सब हम आपको बता चुके हैं। देखिए विराम चिन्ह क्या हैं, फिर से एक बार सुन लीजिए। विराम चिन्ह भिन्न भिन्न प्रकार के भावों और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मतलब भिन्न भिन्न अलग अलग भावों के प्रकार के भावों को और विचारों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं विराम चिन्ह, ठीक है। जैसे कि हम कहें दूसरे शब्दों में इसको हम कह सकते हैं कि विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। आपको बताया था हमने कि विराम का मतलब ही होता है रुकना या ठहराव या ठहरना। वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय, ध्यान से सुनिएगा, वाक्य को लिखते अथवा बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है, हम उसे विराम चिन्ह के रूप में जानते हैं। जैसे कि लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, इन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। अब विराम चिन्ह के प्रकार जो थे या भेद उनको हम कहें तो वो हमने कुछ निम्न प्रकार से पढ़ाया था आपको। जैसे कि पूर्ण विराम, जो कि पूर्ण विराम क्या होता है, किसी वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाने का अर्थ होता है वह वाक्य खत्म हो गया है। जैसे कि राम खाना खाता है, अब है के बाद हम पूर्ण विराम लगा देंगे तो वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, या कॉमा लगा देंगे तो उसका अलग रूप हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम जब पूर्ण विराम की बात करें तो पूर्ण यानी कंप्लीट, तो जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके सामने हम पूर्ण विराम का उपयोग करेंगे तो समझो कि वो सेंटेंस हमारा पूरा हो चुका है, ठीक है। जैसे कि पढ़ रहा हूँ, तुम जा रहे हो, फिर राम स्कूल से आ रहा है, तो ये सारे अपने आप में पूर्ण वाक्य हैं, तो इसके सामने हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। फिर अर्ध विराम, जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा विराम लेना हो पर वाक्य को खत्म ना किया जाए तो वहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक ठहरते हैं तथा पूर्ण विराम से कुछ कम ठहरते हैं वहाँ अर्ध विराम चिन्ह लगाया जाता है। अर्ध विराम यानी आप देखते होंगे सेमी कॉलन की तरह लगाया जाता है, ऊपर एक डॉट और नीचे एक कॉमा होता है, ठीक है, तो वो लगाया जाता है, उसको हम अर्धविराम कहते हैं। अब अल्प विराम कॉमा होता है, प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क, ठीक है, उप विराम, ठीक है, सेमी कॉलन होता है, उसके बाद विस्मयबोधक चिन्ह जिसको हम एक्सक्लेमेटरी मार्क भी कहते हैं, ठीक है, निर्देशक चिन्ह डैश जिसको हम लगाते हैं, डैश लगा देते हैं, डैश लगा के कहते हैं ना कि यदि, या फिर जैसे के आगे हम एक डैश लगा देते हैं, फिर लिखते हैं राम सीता मोहन गीता तथा ये एक्स्ट्रा लिख देते हैं ना ऐसे, ठीक है, ये कुछ हमने आपको बताया था। फिर इसके कोष्ठक भी होता है, अवतरण चिन्ह होते हैं, विवरण चिन्ह होते हैं, ये सब हमने आपको बिल्कुल विधिवत पढ़ाया था। आप पीछे के पाठों में रिवीजन करें तो आपको देखने को मिलेगा कि हमने ये सारे चिन्हों का पूरा मतलब और डेफिनेशन के साथ में बताया था। आज हम उसी से संबंधित एक एक्सरसाइज करेंगे। वाक्यों को उचित विराम चिन्ह लगाकर दोबारा लिखो। पुलिस ने चोर को दौड़ाया किंतु उसे पकड़ ना सकी। अब देखिए यहाँ पे कौन सा पूर्ण विराम, कौन सा अल्प विराम, कौन सा क्या लगाना है आपको चिन्ह, वो आप देखिए और लगाइए, फिर उसको पोस्ट करिए। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, अरे तुम यह चोट कैसे लगी, तुम दिल्ली से कब आए, खेलो मत पढ़ो, इसमें सब में आपको जो है ये सब कुछ करना है। अब देखिए खुशी से नाच उठना, मुहावरे का अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना। मुहावरा क्या होता है आप ये बताइए, मुहावरा होता क्या है? मुहावरा यानी कि हम अपनी बात को कहावत के रूप में कह सकें, जैसे कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ठीक है,
या फिर खुशी से नाच उठना, या फिर अंग अंग मुस्काना। इस प्रकार से जब हम अपनी बहुत ही तरीके से बात कहते हैं, एक रोचक तथ्य के तरीके से हम अपनी बात कहते हैं, उसे हम मुहावरा कहते हैं। मुहावरों के माध्यम से हम अपनी कठिन से कठिन बात को, कड़वी सी कड़वी बात को हम अच्छे से कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इधर एक आपको डायग्राम दिया है, फ्लो चार्ट दिया हुआ है। बहुत प्रसन्न होना का मतलब होता है फूला ना समाना, जमीन पर पाँव न पड़ना, अंग अंग मुस्कुराना, बाछे खिल जाना। ठीक है, इन मुहावरों का प्रयोग वाक्यों में प्रयोग करो। देखिए ये जो अब आपका होमवर्क रहेगा इसी में, अब इसी से होमवर्क ले लीजिए। ये जो मुहावरे दिए हुए हैं इनका प्रयोग आपको वाक्यों में करना है। ठीक, इनसे एक एक वाक्य बनाना है। इसी प्रकार से और अर्थ ढूंढो जिनके कई मुहावरे हों। ठीक है, ऐसे अर्थ ढूंढिए, उनका मुहावरा हो और उनसे वाक्य बनाइए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पाठ भाग 2 समझ में आया होगा। और यदि कोई इसमें तकलीफ़ कठिनाई अगर आती है तो कृपया कर आप हमसे हमारे संपर्क करें और अपनी समस्या का समाधान करें। इसी के साथ मैं अपनी भाषा को विराम देता हूँ। नमस्कार।